Hello students, how are you? Very fine. Today I will take the new topic of the maths like as areas of similar triangles and Pythagoras theorem. Pythagoras theorem पॉपुलरिटी में है, जबकि इसका मीन्स क्या है? बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। बौधायन इंडियन मैथमेटिशियन है, जबकि पाइथागोरस फॉरेनर है। तो कहने का मतलब कि हम अपने देश की भी प्रतिभाओं को जानें और साथ में ये भी ध्यान में रखें कि हमें मेन टास्क क्या है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के विषय में हम लोग बात करेंगे। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के विषय में लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि वहां पर हम क्या कर रहे थे? सिमिलरिटीज की बात कर रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, बीपीटी थ्योरम्स की बात कर रहे थे और बहुत सारा कुछ क्वेश्चन उस पर किया। सेम कंडीशंस में आज का हमारा टॉपिक होगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। दोनों को हमें अडॉप्ट करना है और दोनों को अडॉप्ट करने के लिए हम क्या वर्क करते हैं? फर्स्ट टाइम वी टेक द स्टेटमेंट ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है? द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब कि इस स्टेटमेंट में सीधे कहा गया द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। दो सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो, मतलब कि उनकी एरिया क्या है, उस एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी एरिया कुछ भी दी गई हो, डिफरेंट वे में हो, तो एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द साइड्स स्क्वायर। साइड्स स्क्वायर मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर। तो यही यहाँ पर बात की गई इन द अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि दे आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होती है। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, या सेपरेट वे में आप कह सकते हो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, जो आपको इजी लगे। इसी के इक्वल क्या देख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड अदर क्या है? BC अपॉन QR। मतलब कि जिस तरह से हम ट्रायंगल ABC की तुलना ट्रायंगल PQR से करते हैं, AB साइड PQ के इक्वल है, सेम साइड्स में BC साइड्स उसकी QR के इक्वल है, और फिर CA की वैल्यू जो होती है मीन्स जिसे हम लाइक एज ए हाइपोटेन्यूज के रूप में ज्यादा अच्छे तरह से समझ सकते हैं, या थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल की बात कर लें तो थर्ड साइड और फर्स्ट ट्रायंगल का तुलना सेकेंड ट्रायंगल से करते हैं तो इनकी साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब कि AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन RP होल स्क्वायर। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर क्लियर हो जाता है तो आप समझ जाएं कि सबसे बड़ी महारत आपने हासिल कर लिया कि सिमिलर ट्रायंगल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही प्रॉपर्टीज होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन। अब इन्हीं पर बीपीटी थ्योरम भी है, इन्हीं पर अदर एप्लीकेशंस भी हैं, इन्हीं पर एरियाज की भी बात की जा रही है। तो मेरे ख्याल से सिमिलर ट्रायंगल इज द बेस फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इससे पहले कॉन्ग्रुएंसी में बच्चे उलझते हैं, बार बार कहते हैं कभी साइड इक्वल करके और साइड एंगल साइड कर देते हैं, कभी एंगल साइड एंगल कर देते हैं। तो इससे थोड़ा सा वो भ्रामक बने रहते हैं, लंबे टाइम तक वो सोचते रहते हैं कि यहाँ से कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए बच्चे थोड़ा भागते हैं, लेकिन सिमिलरिटीज में तो मात्र दो ही प्रॉपर्टीज हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज को बार बार हम रिवाइज करते रहते हैं। आफ्टर द रिवीजन वी गेट द एग्जाम्पल फर्स्ट। अब इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल सजेस्ट किया कि इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से किया जाए तो बेस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा और बच्चों को भी समझ में आएगा। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स में हमने एक ट्रायंगल बनाया। ये ट्रायंगल हमारा क्या है? मेन ट्रायंगल हमारा ABC है, जिसमें DE एक बेस लाइन के पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर हमने कहा इन द फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का मतलब एडीई जो लेफ्ट हैंड फिंगर्स से क्लियरली हो रहा है, तो अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब कि एक ट्रायंगल को हमने बेस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करके क्या कर दिया, दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देने पर दोनों ट्रायंगल की एरियाज रेशियोज निकाल के हम दिखाना चाह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर पर कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी होल स्क्वायर। डीई अपॉन बीसी मीन्स डीई आप देख रहे हैं डी इज पैरेलल टू बीसी, क्योंकि यही हमारा ट्रायंगल का बेस है और ये बेस आपस में पैरेलल हैं। तो इनमें क्या रेशियोज होगी, डीई अपॉन बीसी होल स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो ये क्या हो सकता है, एडी इज एडी अपॉन एबी भी कह सकते हैं, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर हम ये कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का डायरेक्ट रिलेशन हम एरिया से क्या कर दे रहे हैं कि डायरेक्टली हमने कहा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई मींस कि पहला ट्रायंगल एडीई की तुलना किससे कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और दोनों में क्या रेशियो होंगे, उस रेशियो को डिफाइन करने के लिए हमने डीई अपॉन बीसी बेस वाली साइड्स को ले लिया जो दोनों पैरेलल हैं और दोनों की वैल्यू गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में डीई अपॉन बीसी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 12, जिनकी जो गिवन साइड्स हैं, क्योंकि डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है और बीसी की साइड क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 6 अपॉन 12 होल स्क्वायर। 6 अपॉन 12 होल स्क्वायर मीन्स इनको थोड़ा सा लोएस्ट फॉर्म में कर दीजिए, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये वैल्यू 1/2 होगा। 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, अर्थात इसमें क्या रेशियोज हो जाएंगे 1:4 हो जाएंगे। ये किसके रेशियो को डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इन अकॉर्डिंग टू फिगर। सेम कंडीशंस में थोड़ा सा हम इससे कुछ और एक्स्ट्रा भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इस फिगर में आपको एक तीसरी फिगर दिख रहा है डीईबीसी। डीईबीसी क्या है, पैरेललोग्राम है। अब उस पैरेललोग्राम का रेशियोज क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको और क्लेरिफाई करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू के। मान लेते हैं कि ट्रायंगल एडीई की एरिया क्या है, के इक्वल टू है, बात समझ रहे हैं। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 4k। मानने कहने का मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल एडीई की तुलना किससे की गई, ट्रायंगल एबीसी से की गई, और दोनों के रेशियोज को अलग अलग डिफाइन करने के लिए हमने कहा फर्स्ट ट्रायंगल एडीई जो हमारी है उसकी वैल्यू के इक्वल कर देते हैं। सेम कंडीशन में ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू 4k कर देते हैं। अब आगे फिर क्या करते हैं, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डीईसीबी। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डीईसीबी की बात करते हैं, तो डीईसीबी आपको दिख रहा है। अब डीईसीबी की एरिया किस पर डिपेंड करेगी, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ट्रायंगल एबीसी जो आपका है, जो कंप्लीट ट्रायंगल है, उसमें से किसकी एरिया माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को माइनस कर दीजिए। तो एडीई को माइनस कर देने पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4k माइनस के दैट इज इक्वल टू 3k हो जाएगा। अब 3k हो जाने पर thus we get the required ratio। इनमें हमें क्या रेशियोज मिल जाएंगे, कहने का मतलब कि ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी का रेशियो तो आपने 1:4 देख लिया, लेकिन अब दूसरा रेशियो हम किससे निकालना चाह रहे हैं कि यहां से हम दिखाना चाह रहे हैं ट्रायंगल एडीई का रेशियो पैरेललोग्राम डीईबीसी से क्या होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, द रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू k:3k। k किसकी एरिया है, ट्रायंगल एडी की है, एडीई की। इसी तरह से दूसरा जो पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके सामने है, इसकी वैल्यू आपको क्या मिली थी, मतलब कहने का मतलब कि ओवरऑल एबीसी ट्रायंगल जो दिया गया था उसकी एरिया 4k थी, और उससे क्या हमने माइनस कर दिया, एडीई को माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, डीईबीसी। और डीईबीसी एक पैरेललोग्राम है, ऐसी कंडीशन में उसकी एरिया क्या हो जाएगी, 3k हो जाएगी। सेम सिचुएशन में thus we get required ratio is equal to k:3k। कहने का मतलब
किस तरह से इस ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के बीच की रेशियो क्या होगी, 1:3 की होगी। और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में भी इसको चर्चा किया गया, साथ में यूपी बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चंस आया। तो इन सारी चीजों को देखने के साथ हमें लगा कि नहीं, बच्चों के साथ इसको शेयर करना चाहिए। इसको शेयर करने से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक साथ दो चीजें उनकी क्लियर हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के माध्यम से एक के अलावा दूसरे फिगर का क्या रेशियो होता है, कैसे इस रेशियो को फाइंड आउट करें, इसके विषय में अच्छा नॉलेज दे रहा था, तो हमने इस एग्जाम्पल को सजेस्ट किया। सेम कैटेगरीज में एक और अच्छा एग्जाम्पल्स मुझे दिखा, उसके विषय में अब चर्चा करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, जैसा हमारा ये फिगर दिख रहा है, लेफ्ट हैंड फिंगर में क्या दिखा रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारा ABC है, इसमें भी क्या दिया गया है, XY एक पैरेलल साइड्स है। अब वो पैरेलल साइड्स किसके इक्वल हो सकती है, मतलब XY इज पैरेलल टू AC हो सकती है। बात समझ रहे हैं। अब यहां से हमें क्या दिखाना है, BPT अप्रोच को दिखाना। BPT अप्रोच को लाइक एज ए थेल्स थ्योरम को दिखाना है कि कैसे वो रेशियोज को आपस में डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो मूल मंत्र है सिमिलर ट्रायंगल का, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो सेम कंडीशंस में इनको दिखाने के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जहां लेफ्ट हैंड फिंगर हमारी है। इन फिगर XY इज पैरेलल टू AC। ये फिगर में आपको दिख रहा है कि AC साइड के पैरेलल हमारा XY साइड है। देन द वैल्यू ऑफ AX अपॉन AB, तो AX अपॉन AB की वैल्यू क्या होगी, AX अपॉन AB की वैल्यू अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये थेल्स का कन्वर्स थ्योरम यही है। तो कन्वर्स थ्योरम के माध्यम से वो ये दिखाने की बात कर रहे हैं कि अब हमें AX अपॉन AB की रेशियोज क्या होगी, उस रेशियोज को फाइंड आउट करना होगा। इनके लिए हम फिर क्या करते हैं, नाउ वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेते हैं, होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XBY। दूसरा ट्रायंगल हमें क्या मिल रहा है, XBY मिल रहा है, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा ABC था। दोनों के एरिया के बीच में क्या रेशियो होगा, उसकी डिपेंडेंसी किस पर होगी, तो उसकी डिपेंडेंसी होगी AB अपॉन XB का होल स्क्वायर। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, AB क्या है, ट्रायंगल की एक साइड है और दूसरी XB है, मतलब कि थेल्स थ्योरम की तरफ इसने बताया। तो हमने शॉर्ट में इसमें कहा दिया हिंट्स के लिए कि दैट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल, मतलब सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। सेम सिचुएशन में फिर हम बात करते हैं, वी नो दैट, मीन्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइड XY डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। कि मतलब कभी भी ट्रायंगल की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ ट्रायंगल, जब भी हम XY लाइन के द्वारा या DE लाइन के द्वारा, जैसे ऊपर वाली ट्रायंगल में दिया गया, कभी भी इनको आपस में सब डिवाइड करते हैं। तो सब डिवाइड करते हैं तो ट्रायंगल फीचर्स है कि डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, मतलब कि दो पार्ट्स इक्वल एरियाज के रूप में डिवाइड करते हैं। अर्थात उनके बीच की रेशियो क्या होती है, 1:2 का होता है। 1:2 का मतलब सम ऑफ द रेशियोज इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। सॉरी, इसमें प्रमुख रूप से यहाँ हमें ये सीखने की जरूरत है कि इन द केस ऑफ ट्रायंगल 3 साइड्स होते हैं, तो इनके आपस में कहीं भी बाइसेक्ट करते हैं, इन द केस ऑफ लाइन सेगमेंट करते हैं, तो ट्रायंगल को किस रूप में डिवाइड करता है, 1:2 के रूप में डिवाइड करता है। वही फीचर्स हम यहाँ बताना चाहे कि वी नो दैट साइड XY डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। कि टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज कहने का मतलब कि ट्रायंगल ABC हमारा जो है उसको XY के माध्यम से हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है, XBY बन रहा है। XBY ABC को किस रेशियो में बांटेगा, यही हम कहना चाह रहे हैं। तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1 का रेशियो होगा। 2/1 का रेशियो होने का मतलब कि इसकी तुलना हम किससे कर दे रहे हैं, इनके साइड्स, पैरेलल साइड से कर दे रहे हैं। पैरेलल साइड से तो पहले बार आपने किया। सेम कंडीशंस में हम यहाँ किससे तुलना कर दे रहे हैं कि यहाँ जो हमारी AB साइड थी उसके दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट हमारा AX है और दूसरा AB है। तो ये थेल्स की डायरेक्ट स्टेटमेंट थ्योरम है।
लेकिन जो कन्वर्स आप थेल्स की बात करते हैं, जो उसका कन्वर्सेशन किया थेल्स ने, फिर दोबारा कहा कि नहीं, दूसरा रेशियो क्या हो सकता है, ए बी इज टू ए एक्स भी हो सकता है। तो ए बी और ए एक्स में भी इक्वल रेशियो प्रोपोर्शनलिटी का बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसी अप्रोच को यहाँ पर लागू करते हुए ए बी अपान एक्स बी का होल स्क्वायर किससे कंपेयर कर दे रहे हैं, 2/1, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स गिवन हियर। तो सेम कंडीशंस में अगर हम ए बी अपान एक्स बी का डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो इधर स्क्वायर था, अदर साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 2/1 जो अभी फ्री थे, अब वो किस में आ गए, थर्ड में आ गए, करनी में आ गए, और इनकी करनी वैल्यू क्या हो गई, या स्क्वायर वैल्यूज क्या हो गई, जो रूट में पड़ा हुआ है 2/1। इनको सिंप्लीफाई किए तो अंडर रूट 2/1 इसको राइट कर सकते हैं। सेम कंडीशंस में अब हम क्या करते हैं, एक्स बी अपान ए बी की बात करते हैं। तो एक्स बी अपान ए बी की बात जब करते हैं तो ए बी का एक्स बी से क्या संबंध होगा, किस रेशियो में होगा, तो 1/√2 होगा, क्योंकि उससे पहले अभी आपने देख लिया है ए बी अपान एक्स बी। ए बी अपान एक्स बी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, 2/1 होते हैं, और जब एक्स बी अपान ए बी करते हैं तो ये 1/√2 हो जाएगा, जो पहले सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये चीजें क्लियर हैं, ये नोटेबल पॉइंट है। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इस नाते मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। यहाँ प्रमुख रूप से क्या है, ए बी अपान एक्स बी की वैल्यूज 2:1 के रूप में जो ली गई है, उसी 2:1 के रेशियोज को जब हम उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, एक्स बी अपान ए बी हो जाता है। माने कि एक्स बी पार्ट्स की तुलना किससे की जा रही है, ए बी से की जा रही है। तो जो वैल्यू हमारा √2/1 था वो चेंज होकर के क्या हो गया, 1/√2 हो गया। तो नाउ हमने कहा कि अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी अपान ए बी, 1 माइनस एक्स बी अपान ए बी कि मीन्स 1 में से एक्स बी अपान ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 1 माइनस 1/√2। 1 माइनस 1/√2 का मतलब कि एक कंप्लीट ट्रायंगल से इसके आधे भाग को, जिसको हमने ट्रायंगल एक्स बी वाई के माध्यम से सेपरेट कर दिया है, उसके माध्यम से कंपेयर करते हैं। तो 1 माइनस 1/√2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण कर लेते हैं। तो लास्ट में ये वैल्यू क्या आ जाती है, 2 माइनस √2/2 होता है। परिमेयीकरण तो सबको आता होगा, नहीं मान लीजिए किसी को आ रहा है, तो √2 माइनस 1/√2 जो आ रहा है वो किसके आधार पर आया, √2, और यहाँ 1 आप देख रहे हैं, 1 को क्या कर देते हैं, 1/1। तो 1/1 मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर √2 है। तो √2 और 1 का डिनोमिनेटर एलसीएम लेते हैं तो √2 हमें मिलेगा। अब 1 से √2 को भाग देंगे तो √2 टाइम्स आएगा, √2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये वैल्यू √2 ही आएगी। फिर √2 से √2 को भाग करते हैं तो इसके न्यूमरेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात इसका न्यूमरेटर 1 है तो एज इट इज पड़ा रहता है। तो सेम कंडीशंस में इसका सोल्यूशन क्या आ जाता है, √2 माइनस 1/√2। अब इसको रेशनलाइज करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में √2 हटाने का एक ही तरीका है कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब √2 जब न्यूमरेटर में भी गया तो सीधे पहले न्यूमरेटर का दूसरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 का गुणा √2 में होगा तो √4 हो जाता है, और √4 का वैल्यू देखते हैं स्क्वायर नंबर से, तो ये वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी, तो ये वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। सेम कंडीशन में √2 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2 होल अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 में √2 का गुणा अभी जस्ट ऊपर किए हैं। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आपको क्या मिला, 1 माइनस एक्स बी अपान ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस √2/2 मिला। अब यहां से हम क्या करते हैं, फिर अब हम ए एक्स अपान ए बी की बात करते हैं। ए एक्स अपान ए बी आपने फिगर में देखिए, ए एक्स अपान ए बी माने ए एक्स की तुलना ए बी से कर रहे हैं, जैसे एक्स बी की तुलना हम ए बी से कर रहे थे। सेम कंडीशंस में ए एक्स अपान ए बी 2 माइनस √2/2 के इक्वल हो जाएगी बाई बीपीटी। मतलब कि थेल्स थ्योरम के माध्यम से यहाँ पर हम क्या कर दिए,
प्रूफ कर दिए। तो सेम यही रेशियो जानने के लिए कई बार ये क्वेश्चंस टेकअप किए जाते हैं और यहाँ कहीं भी कोई मिस्टेक्स होती है तो बच्चे अपना आता हुआ क्वेश्चंस गलत कर बैठते हैं। सेम कंडीशंस में अब हम चर्चा करते हैं बौधायन पाइथागोरस थ्योरम की। जो बौधायन पाइथागोरस थ्योरम को स्पाइनल कार्ड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहने का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या लिया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में बौधायन और पाइथागोरस दोनों लोगों ने मिलकर के क्या प्रूफ किया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत ज्यादा ओल्ड थिंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन एप्लीकेशंस जो हमारे सामने है उस पर हम डायरेक्ट बात करते हैं और उन्हीं के माध्यम से बात करने से एटलीस्ट हमें क्या मिला कि एक फिगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल का लिया, जहां लेफ्ट हैंड फिंगर आपको दिख रही होगी। तो यहां से ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा एंगल ABC 90 डिग्री है, ये दिख रहा है बॉक्स जैसा। सेम कंडीशंस में दूसरा एंगल हमारा एंगल ACB थीटा डिग्री है। अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि हम मेजरमेंट किसके तरफ से करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब हमारे मेजरमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब कि जिस एंगल पर हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, या उसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो कहने का मतलब इस परपेंडिकुलर को डिसाइड करने के लिए एक दूसरा फिगर भी हमने लिया। दूसरे फिगर में हमने क्या किया कि हम मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, C पॉइंट से नहीं कर रहे हैं। मतलब कि हमारा ऑब्जर्वर या मैं खुद यहाँ C पॉइंट पर था, लेकिन अब हम कहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट से कर रहे हैं। तो ये पॉइंट के सामने वाली भुजा BC हो गई। तो जो परपेंडिकुलर हमारा AB था वो अब चेंज होकर के BC का स्थान ले लिया। मतलब कि पहले जो बेस था अब वो परपेंडिकुलर बन गया, और जो पहले परपेंडिकुलर था अब वो बेस बन चुका है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि यही चीज मतलब मोर एप्लीकेशंस इन हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं कि उसमें दो कंडीशंस होती है, एक तो ऑब्जर्वर होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होती है। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है, कोई वस्तु है, दूर से देखने वाला आदमी क्या फील कर रहा है, कैसे उसको सोच रहा है, उसके विषय में क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डिसाइड कर रहा है, इन्हीं पर हम बात करते हैं। तो जब पहली स्थिति हमारी होती है, मतलब कि हमारा प्रेक्षक C बिंदु पर होता है और वस्तु ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ होती है, A बिंदु पर होता है, तो इसमें क्या बनता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब उन्नयन कोण बनता है। और जब यही चीज उल्टा हो जाती है, कहने का मतलब कि प्रेक्षक ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पहुंच जाता है, ये पॉइंट पर पहुंच जाता है, और वहां से ऑब्जेक्ट की पॉइंट क्या होती है, C पॉइंट होता है। और C पॉइंट पर होने के बाद क्या पोजीशन होती है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आ जाती है। यही एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम पर हाइट एंड डिस्टेंस को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया कि आज ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा आधार होता है, जो यहाँ से लेकर के अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, एवरी प्लेस जहाँ पर भी जरूरत होती है, चाहे वो फिजिक्स कैलकुलेशन हो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो, या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स की हो, हर जगह इनकी जरूरत होती है। और सिर्फ खाली इतना ही कॉन्सेप्ट है जो बौधायन पाइथागोरस ने दिया कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इसको अगर इन फिगर कर देते हैं तो जैसा हमारा फिगर है यहाँ पर देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज साइड आपकी फिक्स होती है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज करते हैं। ये डिसाइड करने के लिए कि ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पर है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जर्वर नीचे होता है और ऑब्जेक्ट ऊपर होता है, तो उन्नयन कोण बनता है। जब ये चीज उल्टा हो जाती है कि ऑब्जर्वर हमारा ऊपर पहुंच जाता है और ऑब्जेक्ट नीचे आ जाती है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जिसे कहते हैं ओनमन कोण। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं दोनों में AC साइड जो हमारी हाइपोटेन्यूज है, जिसे आप कर्ण कहते हैं, एक फिक्स साइड है। चेंज अगर हो रहा है तो केवल परपेंडिकुलर और बेस में हो रहा है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इन अकॉर्डिंग टू द मेजरिंग एंगल, कि मेजरिंग एंगल हमारा C होगा या A होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखने के बाद रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं,
एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं उनमें कोई चेंज नहीं दिखता, सामान्य तौर पर उनकी केवल डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इससे भी हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ट्रायंगल को देखा जाए तो बेसिक फीचर्स है, बिना इसके हम मैथ्स का एक पोर्शन खत्म कर देते हैं। ना तो हम अच्छी ज्योमेट्री जान सकते हैं और ना ही ट्रिग्नोमेट्री जान सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जानने के साथ साथ इनका अदर अप्रोच भी होता है। इसी के कारण कहा गया ज्योमेट्री इज द हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में अगर ज्योमेट्री नहीं आई तो इट मीन्स कि आप कुछ नहीं सीख पाए। तो यहाँ पर हमने प्रमुख रूप से सिमिलर ट्रायंगल की बात की, सिमिलरिटीज की बात की, और सिमिलरिटीज की बात करने के बाद आज हम यहाँ पर यही नहीं समाप्त कर दे रहे हैं। अगला हमारा जो है एक स्पेशल कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं जो अगले वीडियोस में देंगे। तो हमारा ख्याल है कि अगर ट्रायंगल फीचर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो अगला जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम पूरा देने की कोशिश करेंगे। और उसको देने के जस्ट बाद फिर हम फिजिक्स पर आएंगे और फिजिक्स के साथ साथ फिर हमारा अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप ही का फायदा होगा। और इसमें जाहिर सी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ हमें सतर्क भी रहना पड़ता है। उसके लिए दमखम से डू और डाई का चैलेंज भी लेके चलना होता है। इसी के साथ थैंक यू।